अस्सलाम वालेकुम। कल एक बड़ी मज़े की चीज़ सीखने को मिली। जब मैंने पढ़ा उसके बारे में तो थोड़ी सी अजीब तो लगी कि ये क्या, मतलब अजीब सी बात है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो वाकई मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया, तो हमने कहा कि सोचा कि यार वाकई ऐसा हो तो सकता है जैसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं था। खैर, वो चीज़ ये थी कि हम अभी तक ये देखते आए हैं कि जो हमारी होती है डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, ईआरडी डायग्राम और ये सब चीज़ें, इनको हम अमूमन डिज़ाइन फ़ेज़ में रखते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी डीएफडी कहाँ पर आएगी, डिज़ाइन फ़ेज़ में आएगी। ईआरडी कहाँ पे आएगी, डिज़ाइन फ़ेज़ में आएगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग हो रही है तो ज़रा डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ में जाएगी, डिज़ाइनिंग के चैप्टर में जाएगी जब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। तो सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है और पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी होता है कि डीएफडी वगैरह ये सारी डिज़ाइनिंग के फ़ेज़ में ही होती हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि ये डीएफडी और ईआरडी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फ़ेज़ पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फ़ेज़ पे डीएफडी कैसे चली गई, डीएफडी तो डिज़ाइन का फ़ेज़ है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे कैसे आ गई। तो अब इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि डीएफडी होती क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये डाटा फ्लो डायग्राम होती है जो डाटा के फ़्लो को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि इससे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मतलब कि डाटा किधर से इनपुट हो रहा है, किधर से जा रहा है, बाहर आउटपुट हो रहा है, कहाँ से एक चीज़ जो एक की इनपुट है वो दूसरे की किस तरीके से आउटपुट है, और इस तरीके की चीज़ें। और डाटा की स्टोरेज को भी समटाइम ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो डाटा फ्लो डायग्राम ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए एक स्टेप पीछे जाएँ कि आपको रिक्वायरमेंट सोर्सेज़ क्या हैं, आपके पास रिक्वायरमेंट आ कहाँ से रही है। तो वो हमें पता चलता है कि जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, जो हमारा क्लाइंट है, वो देगा रिक्वायरमेंट। और दूसरा सोर्स हमारा क्या होता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट आती है आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से। मतलब आप एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हो जिसके लिए रिक्वायरमेंट ले रहे हो, उससे पहले जो वहाँ पर सिस्टम बन रहा है, चल रहा है सॉरी, आप उससे ले सकते हो रिक्वायरमेंट्स। तो अब डीएफडी कैसे हेल्प करेगी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। आप ये करो कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो आपका रिक्वायरमेंट सोर्स है, वो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट सोर्स भी उसको माना जाता है कि उससे आपको अच्छी रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं। तो आप उसको एनालाइज करने के लिए आप उस एग्जिस्टिंग सिस्टम की डीएफडी बना लो। उसकी डीएफडी बनाओगे तो आपके सामने एक एक डायग्राम की शेप में, एक पिक्चर की शेप में रिक्वायरमेंट्स सामने आ जाएंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये काम कैसे कर रहा है। फिर उस डीएफडीज़ में जो आपको डिफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं आप उनको निकालो। और जब आप उनको निकालोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर करेक्शन होगी, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो चीज़ें मिस थी आप वो भी दोबारा लगा लोगे। तो इस तरीके से आप का रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फ़ेज़ में डीएफडी मदद देती है। फिर इसी तरीके से जब आप रिक्वायरमेंट यूज़र से ले रहे हो, तो यानी जो आपका कस्टमर है उससे ले रहे हो, तो आप वहाँ पे भी ये काम कर सकते हो। आप ये करो कि जो आप रिक्वायरमेंट्स उससे ले रहे हो, उन रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर आप उस रिक्वायरमेंट की बेस पे आप अपनी छोटी सी डीएफडी बना लो, डायग्राम बना लो, और देख लो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से फ़्लो करेंगी, ये क्या चाह रहा है उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप एक पिक्चर व्यू में ले जाओगे उनको, तो फिर ये होगा कि आप को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा गैप आ जाता है। हम वहाँ पे कई बातें ऐसी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं जिससे दो मतलब निकल रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसी रिक्वायरमेंट्स को डीएफडी में ले जाएंगे और हम उनका फ़्लो देख लेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट किधर से कैसे जा रही है और वो क्या कर रही है और किधर डाटा स्टोर करवा रही है ये वो, तो पिक्चर के अंदर जब हमारे दरमियान में एक पिक्चर आ जाएगी कस्टमर और हम डेवलपर्स के दरमियान में, तो हम वहाँ पर बैठ के उस पिक्चर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। कस्टमर अब बता देगा कि जो डाटा आपने यहाँ से यहाँ शो किया है, मैं एक्चुअली ये नहीं चाह रहा था, मैंने जो डिफ़ाइन किया था उसके अंदर लेफ़्ट से राइट जा रहा था, राइट से लेफ़्ट नहीं जा रहा था फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें डीएफटी के थ्रू आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने में मददगार साबित होती है आपकी डाटा फ्लो डायग्राम भी। अब उसके बाद आपकी आ जाती है एक ईआरडी, जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। ये वैसे तो हम टेबल्स को और उनके रिलेशंस को शो करने के लिए जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इन सिंपल वर्ड आप ये कह लो कि डेटाबेस की डायग्राम होती है, कह सकते हैं हम। तो इसी तरीके से अब ये भी डिज़ाइन फेस में आती है। लेकिन अगर हम ये भी अपनी थोड़ी सोच से और थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को गौर करके देखें, तो हम इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेस में डालकर अपनी रिक्वायरमेंट्स को इम्प्रूव और क्लियर करने के अंदर भी मदद कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं तो फिर तो
आपको इतना डीप जाने की और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेस में भी ईआरडी को डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी ईआरडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, रिक्वायरमेंट को क्लेरिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने के लिए। तो वो कैसे कि आप ईआरडी के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर से बना लो, अपने ऑब्जेक्ट्स बना लो, उनके एट्रीब्यूट्स निकाल लो और फिर उसके बाद प्रॉपर टेबल डिज़ाइन करके फिर उनके आपस में रिलेशनशिप बना लो। जब आप ये काम करोगे तो होगा ये कि आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट के आगे क्या क्या एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट किस किस के साथ जाके अपना रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रही है। और फिर जब आप रिलेशनशिप निकालोगे तो उनके मुताबिक भी आपको बहुत सारी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। आपको पता चलेगा कि कोई रिक्वायरमेंट एक्चुअली जिसको आप रिक्वायरमेंट समझ रहे थे वो रिक्वायरमेंट नहीं, वो किसी की सब रिक्वायरमेंट थी। आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी कि जब जिस चीज़ को आप रिक्वायरमेंट समझ रहे थे वो आपने जब उसको ईआरडी बनाई तो वो रिक्वायरमेंट आप जिसको समझ रहे थे एक्चुअली वो जाके किसी और रिक्वायरमेंट का जस्ट एक एट्रीब्यूट बन गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लेरिफाई होती चली जाएंगी, क्योंकि डेफ़िनेटली जब एक बात अब हम एक नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में कर रहे होते हैं तो उससे इतनी ज़्यादा बातें क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन जब एक चीज़ को प्रॉपरली डायग्राम की शक्ल में, एक मॉडल की शक्ल में सामने रख दिया जाए तो उसको बैठ के देख के ज़्यादा बातें क्लियर होती हैं। तो इस तरीके से आपको ईआरडी भी मदद देगी आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के अंदर। फिर एक चीज़ होती है डिसीजन टेबल्स। ये हम यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर वैसे टेस्ट केसेस वगैरह के लिए। अब ये कैसे यूज़ होते हैं टेस्ट केसेस वगैरह में, ये एक लंबी कहानी है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इस चीज़ पे बहुत डाटा मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिसीजन टेबल्स को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि अब ये होता ये है कि जो आपको अगर जो रिक्वायरमेंट्स मिली हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हैं। तो डिसीजन टेबल का काम ये होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को उठाकर वो सिंपल येस और नो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर चीज़ के इसके अंदर जो है येस और नो वाले क्वेश्चंस बना सकते हो जिसके आंसर आपको सिंपली येस और नो में मिल जाएंगे। तो आप ये करो कि आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट है, बेशक जितनी भी बड़ी है, आप उसको कोशिश करो कि ब्रेक डाउन कर लो छोटे छोटे क्वेश्चंस में और ऐसे क्वेश्चंस उसके बना लो जिसके आप कस्टमर से आंसर लो येस और नो में। मतलब आंसर फिर उसका दोबारा आगे लेंथी ना हो जिसको समझने में कन्फ्यूजन हो, सिर्फ आंसर येस और नो में मिले आपको। तो अब होगा ये कि जब आपको एक रिक्वायरमेंट मिली तो आपने जैसे अब उसने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर कहता है कि इसके अंदर ये कलर नहीं होने चाहिए और ये कलर होने चाहिए हमारे इंटरफेस में। अब इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सी दे देता है। अब कलर्स कितने हैं, कलर्स के शेड कितने हैं, आप हो गए कंफ्यूज। अब आप उससे पूछना चाह रहे हो जो आपने कलर यूज़ करने का सोचा, सपोज़ कि आपने ग्रीन ब्लू रेड ये 3 यूज़ करने हैं, तो आपने उससे सिर्फ अब उसकी इस रिक्वायरमेंट में से आपने डिसीजन टेबल बनाया और डिसीजन टेबल के अंदर आपने क्वेश्चन बना दिए कि क्या मैं ब्लू कलर यूज़ कर सकता हूँ। अब ये सवाल ऐसा है कि कस्टमर उसके जवाब येस और नो में दे सकता है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी ये चीज़ ब्लू यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप डिसीजन टेबल को रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेस पे इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स को येस और नो में कन्वर्ट करके समझ सकते हो। और जब आपको आंसर यस और नो में मिल जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर तो कोई दूसरी बात ही नहीं रहती। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स। अब ये स्ट्रक्चर चार्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये भी इसी तरीके से होते हैं आप के जैसे डीएफडी है। डीएफडी की आप समझ लो कि आप नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगर आप डीएफडी को और एनहेंस करना चाहो और आप कम्प्लेक्स सिस्टम को और सिंपल लेवल पर ब्रेक डाउन करना चाहो तो फिर आप स्ट्रक्चर चार्ट यूज़ कर लेते हो। तो एक समझ लें कि डीएफडी से नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है डीएफडी के लेवल्स के बाद, अगर आप और ज़्यादा आगे उसको सिंपल और मैनेजेबल फॉर्म में सिस्टम को अपने ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं। तो अब ये होता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कैसे यूज़ होगा, तो जैसे हमने डीएफडी को भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यूज़ कर लिया, इस तरीके से ये भी हो सकता है। स्ट्रक्चर चार्ट है ये एक, अगर आप इसको मैं आपको बताना चाहूँ समझाने के लिए तो कह सकते हैं कि हम ये एक तरीके का ट्री बन रहा होता है जिसके अंदर आगे नोड्स निकल रहे होते हैं। तो अब इसको हम ट्री अमूमन कहते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ट्री कंसीडर कर रहा हूँ कि ये चार्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्री होगा। अब ट्री बनाने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब सपोज़ आप एक प्रोडक्ट
कि जो है आप एक का जो एक प्रोडक्ट है या फिर एक टीवी कमर्शियल है या फिर समझ लें कि आपके टीवी पे एक शो आता है, आप उसकी देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग देखते हैं, कौन कौन सी एज के लोग देखते हैं। अब आपने उसके अंदर से पहले ये बनाया, ये एग्जांपल मैंने नेट से भी देखी थी और ये बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब आपने एक बना लिया, चार्ट आपने बनाना है, तो अब आप बनाओगे कि टीवी शो, ठीक है, देखने वाले। अब उसके आपको 3 एट्रीब्यूट्स सीधे सीधे माइंड में आ जाएंगे जो रिक्वायरमेंट। एक तो देखने वाले कौन लोग हैं, देखते हैं या नहीं देखते। अब व्यूअर स्टेटस जिसको आप कह लो। दूसरी साइड पे आपका आ जाएगा कि एज, ठीक है, जो देखते हैं उनकी एज क्या है। दूसरी साइड पे, तीसरी साइड पे आपका तीसरा बन जाएगा जेंडर। सही है। अब जब आपने ऐसे लिखा तो अब ये आपके शो के आगे, जो टीवी शो था उसके आगे 3 आपने एट्रीब्यूट्स अलग अलग बना लिए। लेकिन अब आपने एट्रीब्यूट्स बनाए तो आपको एक चीज़ यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि जेंडर के आगे फिर अब आपने 2 सब एट्रीब्यूट और निकालने हैं। रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और क्लियर हो गई, मेल और फीमेल, ठीक है। अभी उसके आगे 2 नोड्स और आ गए। अब जब ये चीज़ आपको अंदाज़ा हुआ तो आगे नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि आपने मेल और फीमेल जो निकाला था तो आपने एज को थर्ड एट्रीब्यूट जाके बना दिया था। तो एज को आपने थर्ड एट्रीब्यूट नहीं बनाना, बल्कि मेल और फीमेल के नीचे जो नोड्स बनेंगे वो एज के होंगे, क्योंकि एज जो है मेल की होगी या फिर फीमेल की होगी। तो आपने पहले जेंडर बनाना है, जेंडर के आगे 2 नोड्स निकालने हैं, समझ लें इन द शेप ऑफ टी। अगर हम बात करें तो जेंडर के आगे 2 नोड्स निकलेंगे, मेल और फीमेल और मेल जो हैं इनके आगे फिर एज के नोड्स निकलेंगे। तो देखें अब आपको इस चार्ट बनाने से रिक्वायरमेंट कितनी क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया कि एज जिसको आपने एक सेपरेट रिक्वायरमेंट कंसीडर किया हुआ था, वो सब रिक्वायरमेंट की भी सब रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट जेंडर, उसकी सब रिक्वायरमेंट मेल फीमेल, और उसकी भी आगे सब रिक्वायरमेंट एज। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने स्टडी की और मुझे अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर चार्ट जो होते हैं ना आपके, वो रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करने में, उनकी लोकेशंस और एग्जैक्टली वो क्या हैं ये बताने में बहुत मददगार साबित होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी तो सबको पता होगा कि डाटा और डिक्शनरी होती क्या है। नाम से ज़ाहिर है कि जो आपके डाटा मॉडल्स वगैरह होते हैं उनकी मीनिंग्स और डिस्क्रिप्शंस पड़ी होती हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर भी जो आपके डाटा मॉडल्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी आप एक डिक्शनरी डिफ़ाइन कर देंगे, तो किसी टेक्निकल चीज़, किसी टेक्निकल मॉडल, किसी टेक्निकल वर्ड आप समझ लें, उसको देखने के बाद कोई भी आदमी अपनी तरफ से उसका मतलब नहीं निकालेगा उस सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि अपनी तरफ से निकाले जाने वाले मतलब गलत भी हो सकते हैं। हर किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी का टेक्निकल एक्सपीरियंस अलग होता है, तो हर कोई अपने अपने लिहाज से मतलब निकालेगा तो बात कुछ से कुछ बन जाएगी। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ पे डिक्शनरी डिफ़ाइन की हुई है जिसके अंदर आपने हर टेक्निकल वर्ड को, हर डाटा मॉडल को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक्चुअली हमारा इससे क्या मतलब है और इस सिस्टम में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो फिर हर कोई अपने तौर पे उसको नहीं कंसीडर करेगा, बल्कि एक्चुअली उसको वहीं पे समझ लेगा, डिस्क्रिप्शन और मीनिंग वहीं से पढ़ लेगा। तो एक ही मीनिंग के ऊपर सारे फोकस रहेंगे, तो रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर रहेंगी और कस्टमर को भी पता होगा कि इस चीज़ का मतलब मैंने क्या बताया था, इन्होंने क्या समझा और जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो हर कोई क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से ये भी आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बहुत मदद देगा। फिर उसके बाद आ जाता है QFD। अब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये तो बेसिकली आप समझ लें कि इसका रिक्वायरमेंट से तो काफ़ी करीब का रिश्ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे DFD हमें लगता था कि रिक्वायरमेंट के फेस से तो बहुत दूर की है, ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट के साथ जाके मैच हो रहा होता है। अब ये क्या करता है कि ये कस्टमर की नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो प्लान्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। वो प्लान्स जिनकी बेस के ऊपर आप डेवलपमेंट करेंगे, तो कस्टमर की नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स को प्लान में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली उनको एनालाइज तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बहुत मदद देता है। अब ये इसका काम करने का क्या तरीका है, ये जो QFD है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट सिस्टम, जो है ये काम कर रहा होता है एक टूल के थ्रू जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी। उस हाउस ऑफ क्वालिटी जो है, उस हाउस के आगे बहुत सारे रूम हैं और हर रूम कहेंगे तो शायद टेक्निकल हो जाए, नॉर्मल वर्ड हम कह लेते हैं कि हर रूम को हम फेज़ कह लेते हैं। अब बहुत सारे फ़ेज़ हैं, तो उस फेसेस के अंदर जो है मुख्तलिफ़ स्टेज पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिक्वायरमेंट्स को डील किया जा रहा होता है। अब जैसे आपका पहला फ़ेस आ जाता है वॉइस ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे आप कन्वर्सेशन के थ्रू, कस्टमर की वॉइस के थ्रू रिक्वायरमेंट लेते हो। फिर दूसरा आपका फेस आ जाता है कि जो आपका है
प्लानिंग मैट्रिक्स हो जाता है, दूसरा फेज़ जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर आप ये देखते हो कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी एक मीट कर रही हैं, डिज़ाइनर कितनी एक समझ रहा है, डिज़ाइनर से कितनी मीट कर रही हैं, डिज़ाइनर कितना एक समझ पाया है उसको, कस्टमर कितना एक समझ पाया है। तो प्लानिंग मैट्रिक्स में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। खैर ये इसके हम तकरीबन 4 से 5 फेसेस हैं, हम हर किसी फेज़ पे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में किस तरीके से हेल्प करती हैं। हर फेज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको नेट पे इसका बेशुमार डाटा मिल जाएगा। तो उसका एक थर्ड फेज़ है जिसका नाम है वॉइस ऑफ कंपनी। सही है। अब वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, कंपनी जो होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करती है, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर देती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है उसका पूरा, और उसके बाद वो उस जो उन्हें सारा एनालाइज़ किया होता है और स्ट्रक्चर किया हुआ होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को, फिर वो उठा कर जनाब अली उसको पूरा आपकी जो प्रोडक्ट बनानी होती है उसके अंदर जो खुसूसियात रखनी होती हैं आपने, तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को उठा के एनालाइज़ करने के बाद उन खुसूसियात में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका थर्ड फेज़ जाके आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में प्रॉपर्ली इस तरीके से मदद देता है। बाकी थर्ड फेज़ एक्चुअली इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मदद दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो इसके 4 से 5 फेज़ जितने भी हैं वो कम्प्लीटली हर स्टेप पे रिक्वायरमेंट्स को डेवलपमेंट की तरफ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, और हर स्टेज पे डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए वो उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं। तो हर जगह पे रिक्वायरमेंट्स इस पूरे फेज़ के अंदर, QFD के अंदर हर जगह पे रिक्वायरमेंट्स एनालाइज़ भी हो रही हैं और रिफ़ाइन भी हो रही हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अक्सर ऐसा अभी तक समझते आए कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें मदद देती हैं, लेकिन डिज़ाइन फ़ेज़ पे जाकर ये सारी डिज़ाइन फ़ेज़ की चीज़ें हैं। हमारी कंसेप्ट ठीक हैं, हम लोग बिल्कुल सही समझते आए हैं कि ये डिज़ाइन फ़ेज़ की ही चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमें सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाए और जहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते और जहाँ पे चीज़ें हमें क्रिस्टल क्लियर चाहिए, तो हम उन चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए इन डायग्राम्स को रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फ़ेज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फ़ेज़ पे यूज़ करने से होगा ये कि हमारी रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और सामने आ जाएंगी, हमें पता चल जाएगा कि किस रिक्वायरमेंट का किससे रिलेशन है, कौन सी रिक्वायरमेंट किधर फ़्लो करके जा रही है। यस और नो में हमें आंसर्स मिल जाएंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और रिक्वायरमेंट्स में डाउट नहीं रहेगा। तो रिक्वायरमेंट जब आपकी क्लियर हो जाएँ तो रिक्वायरमेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट की बेस हुआ करती हैं, और 100% कन्फर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं प्रोजेक्ट की क्वालिटी को बहुत हद तक बूस्ट कर देती हैं। तो ये एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।